अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजर रहा हो उसे आसान कर दे। तो हमेशा याद रखें काइंडनेस के साथ पेश आएं। इवन समटाइम्स आपके सामने ऐसे लोग आएंगे, ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहां पे लोगों का बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन बजाय कि आप भी उसी बिहेवियर को फॉलो करें, आप हमेशा कोशिश करें कि आपने अपने बिहेवियर को चेंज नहीं होने देना और आपने काइंडनेस के साथ ही पेश आना है। तो जी बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदे 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर की तो 36 डिग्रीज रहेगा और कम से कम टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्रीज। अगर बात करें बारिश के इम्कानात की तो 30% चांसेस हैं कि बारिश होगी और हवा 14 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी। मौसम तेजी से तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। सर्दियां ऑलमोस्ट आ ही गई हैं, लेकिन नवंबर जब तक नहीं होता, मिड नवंबर तक सर्दियों की जो शिद्दत है वो महसूस नहीं होती है। तब तक फैसलाबाद शहर में एटलीस्ट काफी हबस का मौसम रहता है और बड़ा कंजस्टेड सा फील होता है आपको। और अगर आप बाहर चल जाएं तो फौरन ही पसीना आना शुरू हो जाता है। आपने कोशिश करनी है कि हाइड्रेटेड रखें खुद को, ज्यादा से ज्यादा सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन का भी ख्याल रखें, अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और जी ऑफ कोर्स आपको पता है हमने आप लोगों को अपडेट करना होता है हर सुबह, तो आज भी हम आपको अपडेट करेंगे ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से। वकास हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। वालेकुम सलाम। फातिमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ वकास, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं इसी शहर में है। तो जी बताएं हमारे शहरियों को कि फैसलाबाद की ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है आज। फैसलाबाद ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से फातिमा शहरियों के लिए कुछ बेहतर दिन है पहले से, चूंकि बहुत ज्यादा रोड जो है वो आज सुस्तरवी का शिकार नहीं है। अगर सुस्तरवी का शिकार रोड की बात की जाए तो इनमें सरगोदा रोड टूवर्ड शनियोट, सत्यान रोड और जरावाला रोड, ये तीन जो है इनमें से कुछ मुकामात से हैं जहां ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। जैसे अगर जरावाला रोड की बात की जाए तो सेंट्रल जेल का जो एरिया है या उससे आगे का जो एरिया है जरावाला तक, वो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क की जारी वजह से जो है रोड की एक साइड मुकम्मल तौर पर बंद होने की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह सत्याना रोड पर मछली फार्म के करीब जो है वो भी ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। जबकि अगर केनाल रोड और सूसा रोड की बात की जाए तो आज शहरियों के लिए यही अच्छी खबर है कि दोनों रोड्स पर जितना काम जारी था वो मुकम्मल हो चुका है। तो दोनों केनाल रोड और सूसा रोड पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है। जबकि सत्याना रोड वाले शहरी जो है वो कुछ ज्यादा परेशान है, क्योंकि सत्याना रोड पर ट्रैफिक जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार रहेगी आज दिन भर, कुछ कंस्ट्रक्शन और पैच वर्क की वजह से। जी तो वकास जेल रोड के हवाले से भी बताएगा, उस तरफ भी बहुत सारे शहरियों का सफर होता है, कितना रश है वहां पर? जेल रोड के हवाले से अगर बात जाए तो नाड़वाला चौक से लेकर इलाइड मोड़ तक जो है जेल रोड बिल्कुल शहरियों को क्लियर मिलेगा आने के लिए। लेकिन अगर इलाइड हॉस्पिटल से आपने जेल रोड की तरफ जाना है तो फिर आप थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है स्कूल के टाइमिंग में, चूंकि बच्चों के स्कूल जो है वो खुल चुके हैं और जेल रोड पर 2-3 बड़े स्कूल मौजूद हैं, जिसके बाद ट्रैफिक जो है वो कुछ देर के लिए ट्रैफिक वार्डन की मौजूदगी में सुस्त रवि का शिकार रहती है। चूंकि स्कूल के बच्चों को जो है वो छुट्टी के वक्त निकलना होता है या सुबह आने के वक्त जो है उनकी फैमिलीज जो उनको ड्रॉप करने आती है उनकी गाड़ियों का अच्छा रश जो है वो मौजूद होता है जेल रोड पे। ओवरऑल अगर जेल रोड की बात की जाए तो किसी किस्म का कोई पैच वर्क जारी नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक रवा दवा है। बहुत बहुत शुक्रिया वकास इस अपडेट के लिए। उम्मीद करेंगे कि शहरियों को इस अपडेट की वजह से फायदा हो और वो रूट्स जो हैं अवॉइड कर सकें जहां पर उनको बहुत सारी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स हर किसी की कोशिश होती है, स्पेशली मंडे मॉर्निंग्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, सुबह उठना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और फिर हर कोई जल्दी में होता है, हर कोई कोशिश कर रहे होते हैं कि किस तरह से जल्द अज जल्द जो भी उनके काम हैं, चाहे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, चाहे ग्रॉसरी करनी है, चाहे और कोई काम जो है अपॉइंटमेंट्स है आपकी वो आपने ली हुई हैं मंडे के लिए। मंडे का दिन बहुत मुश्किल होता है ओवरऑल, तो इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए ये अपडेट हम लोगों ने आप तक पहुंचाई है ताकि आप लोग अपने रूट्स उस तरह से प्लान आउट कर सकें और आपको स्पीड ना करना पड़े। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि चाहे आप लेट भी हो रहे हो, 1-2 मिनट की जल्दी के लिए जब आप स्पीड करते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी जान को रिस्क करते हैं बल्कि किसी और की जान को भी रिस्क कर सकते हैं।
हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का नुकसान हो जाए। माली नुकसान रिकवर हो जाता है, लेकिन जानी नुकसान रिकवर नहीं हो सकता। एंड हम हमेशा यही चाहते हैं कि आप लोग खुद भी सेफ रहें और कोशिश करें कि दूसरों की सेफ्टी का भी ख्याल रखें। तो जी, एक और अपडेट आप लोगों के लिए रेलवेज के हवाले से, ट्रेनों की क्या सूरत हाल है इस सुबह। अवैस हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं, ठीक ठाक? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बताएं, आज क्या सूरत हाल है ट्रेनों के? ट्रेनें जो हैं वो अब उनकी टाइमिंग में कुछ कमी देखने को आ रही है। जो पहले ट्रेन 5 घंटे तक से पहुंचती थी वो अब 3 घंटे पर आ चुकी है। लाहौर से बराह रास्ता फैसलाबाद कराची जाने वाली जो क्राकम एक्सप्रेस है वो 3 घंटे 20 मिनट लेट रही है। कराची से बराह रास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 4 घंटे 20 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बराह रास्ता कराची जाने वाली सैयद एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट लेट रही है। मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे लेट रही है। और गौरी एक्सप्रेस जो लाहौर से बराह रास्ता कराची जानी थी अब ताहल जो है वो बंद है। इसमें अहम खबर ये है कि गौरी एक्सप्रेस से आज लाहौर के बजरिया फैसलाबाद से कराची जाती है वो अब जो है वो निजी कंपनी को ठेका पर दे दी गई है। 7, 8 और 9 अक्टूबर को जो है वो जो मुसाफिर जो है वो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से आज निजी कंपनी के स्टॉल्स होंगे टिकटों के, उनसे टिकटें लेंगे, महकमा रेलवे से नहीं लेंगे। इसी तरह दिल्ली लाने के लिए महकमा रेलवे की जानिब से अहम काम तैयार किया जा रहा है। ट्रेनों को निजी कंपनी को टिकटों पर दिया जा रहा है ताकि इसमें बेहतरी लाई जा सके और मुसाफिर को रिलीफ किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस अपडेट के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो भी लोग ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं उनके लिए ये अपडेट मौजूद है कि ट्रेन्स की टाइमिंग्स अभी भी बेहतर नहीं हो सकी हैं। स्पेशली अगर 5 घंटे पहले ताख़ीर थी तो अब भी 3 घंटे से ज़ायद लेट ही ट्रेनें पहुंच रही हैं। रेलवे किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं पहले भी कहती हूँ कि किसी भी मुल्क का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, किसी भी कौम का डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और हमारे सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि वो डिसिप्लिन शायद कहीं गुमसा हो गया है। टाइम बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है। अगर हम टाइम की इज्जत नहीं करेंगे, टाइम हमारी भी इज्जत नहीं करेगा। और अगर हम चाहते हैं कि हम एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन तरक्की कर सकें तो उसकी शुरुआत वक्त की पाबंदी के साथ होगी। और सबसे पहले ये जो रेलवेज का मसला बहुत अरसे से चला आ रहा है, इसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बहुत सारे मुल्कों में ट्रेन्स को एज अ वे ऑफ टूरिज्म भी इस्तेमाल किया जाता है। टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए ट्रेनों के जो सफ़र हैं उनको एडवर्टाइज किया जाता है। एंड आई थिंक पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है हमारा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है, लेकिन ज़रूरत है कि हम लोग अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको सही जगह पे लगाएं और उनका इस्तेमाल करते हुए अपने मुल्क को बेहतर करने की कोशिश करें। और स्पेशली ये जो अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहाँ पर ट्रेनें लेट होती हैं, वो लेट से लेट पहुँचते हैं, उनके काम लेट होते जाते हैं, आगे जिन लोगों के पास उन्होंने जाना होता है उनका भी टाइम ज़ाया होता है और अवाम का टाइम भी ज़ाया होता है। लाजमी तौर पर ज़रूरत है कि ट्रेनों को वक्त का पाबंद किया जाए, चाहे जो भी वजह हो इसके पीछे। लाजमी तौर पे इदारों को इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जी एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ऑफकोर्स आपको पता है, ना सिर्फ हमारा आपको अपडेट करना या इश्यूज़ के हवाले से बात करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपका और हमारा जो एक रिलेशनशिप है, जो एक कनेक्शन है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ स्टूडियो से, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ के साथ हम लोग इंटरैक्ट कर सकें, आप लोगों की जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर सकें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप लोग भी हमारी फैमिली हैं और हम तो ऐसे ही समझते हैं कि हमारा सबसे अच्छा वक्त पूरे दिन का मेरा पर्सनली वही होता है जब मैं आप लोगों के साथ होती हूँ, आप लोगों के साथ वक्त गुजारी। तो हमने सोचा क्यों ना उस वक्त को और ज़्यादा कर लिया जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों के किसी भी सेलिब्रेशंस, इवेंट्स या बर्थडेज, गैदरिंग्स को अटेंड करें हमारी टीम के साथ, तो आप लोग हमारे इस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है मैसेज कर सकते हैं डिटेल्स के साथ। हम लाजमी तौर पर हमारी टीम आपके इस इवेंट को कवर करेगी, जिसके बाद जो है एक वीडियो हमारे शो में भी ऐड की जाएगी। एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा भी अगर बात करें तो हमारे शो में टैलेंट को हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। तो हम चाहेंगे कि कोई भी टैलेंटेड लोग जो वहाँ पर फैसलाबाद में मौजूद हैं, आप लोग हमें अपनी टैलेंट की वीडियो, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, डिफरेंट तरह की, चाहे वो पोइट्री ही क्यों ना हो, आप लोग हमें 30 सेकंड की वीडियो भी सेंड कर सकते हैं जो कि शो में ऐड की जाएगी। एंड ऑफ कोर्स हमारी कोशिश होती है हमेशा कि फैसलाबाद के जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके ऊपर भी लाजमी तौर पे बात करें और जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट भी करें। कई दफ़ा इंफॉर्मेटिव
भी होते हैं हमारे ये सेगमेंट्स जहां पर ओवरऑल पॉलिटिकल सिनारियो या डिफरेंट तरह के फैसलाबाद के इश्यूज को, सर्कमस्टांसेस को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले तो अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। वेलकम करते हैं अब्दुल रहमान आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इसी के साथ साथ फ़कीर हुसैन डॉगर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फैसलाबाद के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि आए दिन हमारे सामने आते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ना सिर्फ उनके हवाले से बात करें, डिस्कस करें, लेकिन अगर हो सके तो इदारों तक वो इश्यूज भी पहुंचाएं और आवाम की आवाज़ बनकर स्पेशली हम लोग एक्ट कर सकें। इस करंट गवर्नमेंट की कारकर्दगी के बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं और हर किसी का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है, हर शहरी का, हर पाकिस्तानी का ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। PMLN के हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त आपकी क्या स्ट्रैटेजी है करंट गवर्नमेंट के हवाले से और जो नेक्स्ट इलेक्शंस आने वाले हैं उसके अंदर वोट्स को अपनी तरफ करने की, जो कि आई एम श्योर PMLN को स्पेशली फैसलाबाद के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है कि वो और वोटर्स को अपनी तरफ लेके आए, बिकॉज पहले ही लीड PMLN को हासिल है फैसलाबाद के अंदर। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने 3 इशू पे बात की है। पहले आपने लोगों की मालूमात के लिए उनको मौसम के मुतल्लिक़ बताया, ये बड़ी अच्छी बात है कि आज का दिन कैसा रहेगा। दूसरी आपने बात की ट्रैफिक की, ट्रैफिक के मसाइल के बारे में, तमाम रोड्स के बारे में बताया कि कहाँ पे क्या हालात हैं ट्रैफिक के। लेकिन इस सिलसिले में थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं कि जहाँ तक ट्रैफिक का मसला है पाकिस्तान में दिन ब दिन बहुत ख़राब हो रहा है शहर में। उसकी मेन वजूहात क्या है? सबसे बड़ा मसला यह है कि उसके जो सिग्नल लगे हुए हैं वो अक्सरियत उनमें से ख़राब है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो ड्यूटी पर मौजूद अहलकार होते हैं, आप किसी भी चौक में चले, मैं अभी निशाताबाद से आया हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आया, ठीक है। अगर वो प्रॉपर अपनी ड्यूटी दें और दूसरी बात है सिग्नल का बेहतरीन इंतज़ाम हो तो मेरा ख्याल है कि ये मसला ज़्यादा बेहतर हल हो सकता है। और ख़ासकर जब सुबह अब स्कूल खुल गए हैं, स्कूल का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, सुबह स्कूल जाने का टाइम है, उस वक्त ट्रैफिक जो होती है उसका फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो लिहाजा उसके लिए ये ज़रूरी है कि ये हमारी जो इंतज़ामिया है, हमारी ये जो हुकूमत मौजूदा है, ये इस तरफ तवज्जो दे ताकि लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है। अगर हम वक्त की बचत नहीं करेंगे, टाइम पे की कदर नहीं करेंगे तो मेरा हर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये तो ये बात हो गई। दूसरी आपने रेलवे की बात की, बहुत अच्छा किया आपने बताया, लेकिन उसमें यही है कि अगर उसका सफाई का इंतज़ाम बेहतरीन हो जाए, वक्त की पाबंदी हो जाए तो मेरा ख्याल है ट्रेनें जो है ना वो कसारे से निकल सकती हैं। आजकल कोई आदमी को ट्रेन में सफ़र करना क्यों नहीं पसंद करता? एक तो वो ये समझता है कि उसमें प्रॉपर सहूलतें नहीं है, वक्त की पाबंदी नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे लेट होने के बाद अगर हम ये कहें, हम ये तवक्को रखें कि ये जो हमारा अदारा है रेलवे का, ये कसारे से निकल जाए, तो ये नहीं निकल सकता। तो मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हुकूमत ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की, ये पहले से नुकसान हुआ है। हमारी हुकूमत ने, ख्वाजा साद रफीक साहब ने बहुत काम किया था रेलवे में, लेकिन आपने अभी देखा कि पाकिस्तान की तारीख में इतने हादसे नहीं हुए जितने इन 3 सालों में रेलवे के हुए हैं। ये तो बात हो गई है। अब रहा मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन के बारे में आगे क्या सोच रही है। मुस्लिम लीग यही सोच रही है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होना चाहिए उसमें अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पहले जो अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं पार्टी में उनको तोड़ा जाए, दूसरी पार्टी में मिलाया जाए, बाद में इलेक्शन किया जाए और रिजल्ट 2 दिन ना मिले। हम ये चाहते हैं कि अवाम की राय का एहतराम हो, अवाम जो फैसला करे, जिसको जिताएं वो जीते, जिसको हराएं वो हारे। ये नहीं होना चाहिए, पसंद नापसंद नहीं होना चाहिए। इसमें अदारों का इख्तियार जो है वो ख़त्म होना चाहिए। हर अदारा अपनी हदूद में रहकर अपना काम करे तो यकीनन पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नारा लगाया कि वोट को इज्जत दो, उसका मतलब यही है। उसका मतलब ये किसी इदारे के साथ लड़ाई नहीं है, ये बात है अवाम के हकूक़ की बात है। जब भी फैसले मसलत किए जाते हैं पाकिस्तान की तारीख को आप उठाकर देख लें, जब भी पाकिस्तान की
में फैसले मसलत किए, उसका नुकसान हुआ, मुल्क को फ़ायदा नहीं हुआ। तो लिहाजा मुस्लिम लीग नून की एक जदोजहद है, उसका माटो सिर्फ यही है कि अवाम की आवाज़ पे फैसले होने चाहिए, अवाम की सोच पे फैसले होने चाहिए, अवाम की वोट की ताकत से फैसला होने चाहिए। यही हमारा बुनियादी मकसद है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी को हम, और दूसरी बात यह है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम आगे की तैयारी कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो 23 का इलेक्शन होगा, मेरा ख्याल के मुताबिक इस दफ़ा अवाम में रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा है। वो ये चाहते हैं, वो इसे समझते हैं कि हमें अपने वोट की हिफाजत भी खुद करनी चाहिए। तो अगर इस दफ़ा दोबारा ज़बरदस्ती रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश की गई, लोगों को मसलत करने की कोशिश की, तो मेरा ख्याल है इसका बहुत बुरा रद्द-ए-अमल आएगा, बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा और मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान के अदारे हैं वो भी कोशिश करेंगे कि आज़ादाना और मुनसफ़ाना इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है जब मुनसफ़ाना इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतेगी और पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जो जहाँ से ख़त्म हुआ है वो दोबारा शुरू होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मियाँ शहबाज साहब की क़यादत में। बिल्कुल। अब्दुर्रहमान, अगर PMLN के हवाले से बात करें तो नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, PMLN सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रही है कि इलेक्शन शफाफ हो, क्योंकि इन्हें नज़र आ रहा है कि जो महंगाई की सूरत हाल है, जो बैड गवर्नेंस की सूरत हाल है, जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है, उसमें जो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बच रहा है PMLN। लेकिन अगर इलेक्शन शफाफ नहीं होते, इलेक्शन में कोई मसला आता है, फिर ये सीटें लूज़ कर सकते हैं, फिर ये इलेक्शन हार सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ जाती हैं, उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, जो कि PTI हुकूमत सबसे ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है कि वो इलेक्शन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फैसलाबाद के हवाले से आपको किसकी एट द मोमेंट लग रहा है कि मेजॉरिटी होगी? देखिए, अभी कुछ भी कहना जो कबल वक्त होगा, और ये लेकिन जो बाज़ाहिर तासुरात लग रहे हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब शायद ना हो, क्योंकि जो पॉलिसीज़ बनती हैं, देखिए जो ये पार्टी वोट है, ये कोई बल्दियात का वोट तो है नहीं कि शख्सियात को वोट चला जाए ना। ये पार्टी वोट है, पॉलिसीज़ पे पड़ेगा, ये पार्टी वोट है जो हुकूमत की आवाम को डिलीवर किया गया उस पर पड़ेगा। तो उसमें PTI जो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, तो अल्टीमेटली बड़ी अपोजिशन पार्टी PMLN ही है। बिल्कुल। और स्पेशली PTI की जो करंट पॉलिसीज़ है, जो करंट स्ट्रैटेजी है गवर्नेंस के हवाले से, जहाँ पर हम इकोनॉमिकली अगर बात करें, स्पेशली इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको हर किसी को, जिसकी वजह से मसला हो रहा है, वो चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, चाहे वो एक डेली वेजर हो, हर किसी को पाकिस्तान में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इन्फ्लेशन की वजह से। क्या PMLN की स्ट्रैटेजी इन्फ्लेशन को लेके मुख्तलिफ होगी? देखिए, बात सुने, यहाँ तक PTI की पॉलिसी है, बाहर तो अभी 3 सालों में उनकी जो पॉलिसी सामने आई है अवाम के सामने, उनकी एक ही पॉलिसी है कि गालियां निकालो, मसाइल को हल करने की बजाय दूसरों को गालियां निकालो। एक गर्दान उन्हें रटी हुई है, वो क्या है? चोर चोर चोर। 3 साल हो गए, आज तक वो ये बताएं कि क्या रिकवरी हुई, क्या कुछ हुआ। ये कहते थे कि 1000 अरब रुपया, 1000 डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मेरा ख्याल है 3 साल में ये रोक लेनी चाहिए थी। वो अब भी कहते हैं कि हो रही है। अब क्यों हो रही है? अब तुम हुक्मरान हो। मसला ये है कि उनका जो एजेंडा है वो सिर्फ यही है कि मसाइल को हल करने की बजाय, लोगों को रिलीफ देने की बजाय सिर्फ उन पर कीचड़ उछालो। बिल्कुल जी। और अच्छा, जब तक ये बात दूर नहीं होती, बात ये है कि हम अपनी गवर्नेंस से ये बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में, मैं जब से सियासत में हूँ तकरीबन 31-32 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं देखा कि 7 IG बदल जाएं 3 साल में। मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल से ये जो चीज़ है उसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो जी, ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी PMLN की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के हवाले से, करंट गवर्नमेंट की कारकर्दगी पर बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियंस है लोगों के, और मैं स्पेशली आज के शो में ये जानना चाहती हूँ कि PMLN की पॉलिसी और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए। अब्दुर्रहमान, अगर फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो किस तरह से नज़र आ रहा है आपको कि PMLN की क्या पॉलिसी रहेगी, क्या प्लान्स इन प्लेस होंगे नेक्स्ट
अगर पावर में आते हैं तो क्या मुख्तलिफ होगा फैसलाबाद शहर के? देखिए, ये 2008 से 18 में हुकूमत में रहे हैं तो डेवलपमेंट की बेबहा स्कीमें यहाँ पर हुई, अंडर पासेस बने, फ्लाईओवर्स बने, रोड्स बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा फोकस रहा और यही इनकी जो कामयाबी जेटी रोड पे सबसे बड़ी होती है। पूरे पाकिस्तान में कोशिश करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए, रोड्स की सूरत हाल हो, जो आम गाँव का किसान है वो मंडी तक आसानी से पहुँच सके। और यही वजह है कि इन्हें वोट ज़्यादा मिलते हैं पंजाब में ना, अभी भी पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट इन्हें मिले थे। ये बड़ा इन पे फोकस होता है। पीटीआई की हुकूमत इस पे फोकस करने में नाकाम रही है। देखें, फैसलाबाद में 3 सालों में कोई भी कॉलेजेस अपग्रेडेशन नहीं हुई, कोई भी बड़ी डेवलपमेंट स्कीम्स नहीं बनी, इवन के जो पैच वर्क जैसे मामूली काम है वो भी डिले का शिकार होते रहे, ट्रैफिक सिग्नल्स की सूरत हाल ख़राब रही और बाज़ औक़ात तो यूँ लगता है कि जैसे हुकूमत को इन कामों में दिलचस्पी ही नहीं है। अद्वियात जो फ्री मिलती थी वो परचेज़ करनी पड़ती हैं कोई भी पेशेंट जब अस्पताल में एडमिट होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो आम शहरी को मुतासर करती हैं बराह रास्त। फिर पेट्रोल की कीमतें कहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल जो मार्केट के रेट्स अपनी जगह हम होते हैं, लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता होती कि किस वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बढ़ रही हैं। फिर इसका असरात बढ़ता है कि ये बिजली की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। तो ये एक जो हम हिसाब लगाते हैं कि इनका जो फोकस है वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा है। जो एक्सपोर्टर है वो नून लीग के दौर में 7% था, इन्होंने बढ़ा के उसे 9% कर दिया। ये बड़ी कामयाबी हुई है इनकी। लेकिन जो 91% में मिडिल क्लास है, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पे फोकस नहीं हो रहा। नून लीग जो 30-35% मिडिल क्लास थी उसमें फोकस कर रही थी बहुत ज़्यादा, एक्सपोर्टर्स पे उनका फोकस नहीं था, जिस वजह से पब्लिक का बड़ा हिस्सा वो मुतमिन रहता था और अभी वही हिस्सा जो है वो इनसे मुतमिन नज़र नहीं आता। और इसी वजह से जो हम देखते हैं कि हर बंदा कोई बिल पकड़े हुए रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो 8-10% लोग हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो बड़े खुश हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़े खुश हैं क्योंकि वो पहले $1 बेचते थे 100 रुपये का होता था, अब 170 रुपये का इधर होता है। तो ये बड़ी जो चीज़ें हैं कि सिर्फ एक छोटा सा तबका मुतमिन नज़र आता है, जो बड़ी तादाद है पब्लिक की वो हमें उस लेवल पे मुतमिन नज़र नहीं आती। इसके नतीजे हमने लोकल बॉडीज़ में देख ले, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए हैं उसमें देख लें कि बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ पीटीआई को नहीं मिल रही। फिर इसमें कुछ असर जो इनकी देखें, FBR चेयरमैन चेंज होते रहे हैं, कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। अभी टैक्सेशन के हवाले से प्रॉपर वज़ीर ख़जाना चेंज होते रहे हैं और IG चेंज होते रहे हैं, यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते रहे हैं, DCs कितने लग चुके हैं। गवर्नेंस का बड़ा शदीद मसला हो चुका है, शदीद बहरान है। किसी भी सेक्रेटरी को, किसी भी ऑफिसर को पता नहीं होता कि वो कितने सालों के लिए आया है, कितने महीनों के लिए आया है और कब उसकी जो है वो बदली हो जाएगी। आए दिन ये खबरें मिलती रहती हैं, इतने DCs बदल गए, इतने OSD बना दिए। तो ये देखें, ये चीज़ें ऊपर लेवल पे तो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन आम पब्लिक को इससे कोई गर्ज नहीं होती। उन्हें गर्ज होती है कि उनके मसले कितनी तेज़ी से हल हो रहे हैं, उनकी क्या महकमा पुलिस में करप्शन कम हो गई है, क्या पटवारी अब करप्शन जो है वो कम करता है। ये सारी चीज़ें जिनसे आम सार्फ को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वास्ता पड़ता है, तो उसी की राय होती है। जो बड़े लोग हैं जिनकी मैंने मिसाल दी 10% के करीब, वो वोट डालने भी बहुत कम जाते हैं। वोट डालती है वो जनता जो गरीब है, जो पिसी हुई जनता है, उसकी बड़ी तादाद वोट डालती है। हमारा तो टर्नओवर भी 50 से 60 के दरमियान रहता है, कोई बहुत ज़्यादा वो जो है नहीं होता। तो वो मिडिल क्लास जो है वो अब लोअर क्लास में जा चुकी है। जो अमीर है वो ज़्यादा अमीर हुआ है, जो गरीब है वो ज़्यादा गरीब हुआ है। महंगाई ने जो है वो मईशत का नाश मार के रख दिया है। जो हमने पहले 2 सालों में इंपोर्ट पॉलिसी में टैक्सेशन ज़्यादा की, उसकी वजह से इंपोर्ट चीज़ें कम हुई। फिर जब हमने इंपोर्ट खोली तो वो सारी की सारी इंपोर्ट जो है अब हो रही, उसके असर अल्टीमेटली पैसे पे पड़ रहा है, रुपया जो है वो मज़ीद कमज़ोर हो रहा है। फिर हमारे साथ अफ़गानिस्तान का मामला हो गया। अब जो वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है उसको किसी ने भी तस्लीम नहीं किया हुआ। जो बाहर से जितनी भी वहाँ पर दरामदात जाती हैं, इंपोर्ट जाती है, वो वाया पाकिस्तान जाती है। ये भी हमारे डॉलर पे असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि फिर डॉलर तो यहीं से जाएगा। वहाँ पर भी डॉलर में अगर कोई ख़रीदो फरोख्त होनी है तो वो डॉलर यहीं से जा रहा है, क्योंकि जो उनके कुछ 10 अरब डॉलर के करीब जो उनकी थी मेन अफ़गान बैंक में, वो अमेरिका ने जो है मुंजमद किए हुए हैं, वो पड़े हुए हैं अमेरिका में। जब तक उन्हें वो रिलीज़ नहीं होंगे, उनकी मईशत नहीं संभलेगी और अल्टीमेटली हमारे पे भी मनफी असरात मुरतब होते रहेंगे। लेकिन ये वो सारी बातें हैं जिनसे आम जनता को कोई गर्ज नहीं होती। उन्हें गर्ज होती है कि बिजली के क्या रेट्स मिल रहे हैं। ये देखें, गैस के जो स्लैब रेट इन्होंने बढ़ा दिए हैं कि अब हर घर का बिल वो 2-2 हज़ार रुपये तक जाता है। सबसे ज़्यादा सिफारिशें
बिजली के बिल्स की जो किस्तों वाली होती हैं कि ये काइंडली किस्तें करवा दें। पहले जो है वो 10,000 से नीचे रहता था, अब 10,000 से नीचे तो कोई भी नहीं रह रहा है ना, कोई होता है जो खुशकिस्मत के वो रहे। जो स्लैब थे उन्होंने पहले 100 यूनिट होता था, 300 होता था, 700 होता था, अब उन्होंने वो इकट्ठे कर दिए हैं, जो मैक्सिमम होगा उसी के हिसाब से बिल वो कर देंगे। और जो पावर जनरेशन कंपनीज है वो एडमिट कर चुकी हैं कि उन्होंने मई और जून के महीनों में जायद रीडिंग करके बिल्स भेजे, क्योंकि उन महीनों में ज़्यादा बिजली लगती है। तो ये सारी वो चीज़ें जो पब्लिक देख रही है, सोच रही है, उनका जो मईशत है जिसको कहते हैं कचूम्बर निकल गया है उनके बजट का ना, बजट चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो चला है। तो ये इसी वजह से पीडीएम दोबारा से एक्टिव करने का फैसला किया। फैसलाबाद में जलसा करने जा रहे हैं 16 अक्टूबर को, जिसके लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। ये पीएमएलएन का समझ लें कि बहुत बड़ा इनके लिए चैलेंज है। अगर ये धोबी घाट ग्राउंड नहीं भर पाते तो इनकी जो सियासत है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। अगर ये भर देते हैं तो फिर जो इनकी उड़ान है वो बहुत ज़्यादा होगी, फिर पीटीआई बहुत ज़्यादा डैमेज होगी। कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इनके जो पुराने केसेस थे, जब मरीम नवाज़ फैसलाबाद में आई तो उस दौरान जो पर्चे हुए थे उसमें कोशिश की जा रही है कि इन्हें इश्तिहारी करार दिया जाए, ज़मानतें कैंसिल हो जाएं, पकड़ लिया जाए तमाम लीडरों को, ताकि वो जलसे को नाकाम बनाया जाए। पीएमएलएन भी अपनी जारी सी बात है जो इनकी लायर्स विंग है उसके ज़रिए कोशिश करेगी कि इनके रहनुमा बाहर रहें। तो ये 16 अक्टूबर का जलसा बहुत सारी चीज़ों का तयन करेगा कि अवाम मूवमेंट के लिए कितने तैयार हैं, अवाम वाक़यातन ही तहरीक चलाना चाहते हैं। अगर ये नाकाम हो जाता है तो समझ लें कि जो पीडीएम के 52 के करीब जलसों का इन्होंने एक साल में प्लान किया है वो सारों पे असरात पड़ेंगे। ये जलसा अगर कामयाब होता है, क्योंकि फैसलाबाद को पीएमएलएन का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ ने बड़े बड़े जलसे किए हैं, यहाँ पर बेनज़ीर मरहुमा ने बड़े बड़े जलसे किए थे, यहाँ पर इमरान खान ने भी इवन जलसे किए हैं। ये पोलिटिकली तौर पर बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी लेबर क्लास है यहाँ पे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये इस हवाले से बड़ी अब, और जो 2018 के इंतखाबात है कि जिसमें पीएमएलएन और पीटीआई का बड़ा सख्त मुकाबला हुआ, सिर्फ चंद हज़ार वोटों का फ़र्क रहा था, तो ये फिर बहुत बड़ा चैलेंज है ये 16 अक्टूबर को जो होने जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुर्रहमान के 16 अक्टूबर का जो जलसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट होगा ये साबित करने में कि एट द मोमेंट फैसलाबाद में किस पॉलिटिकल पार्टी का होल्ड ज्यादा है, लोग और अवाम किस तरफ ज्यादा हैं इस वक्त पर। और मैं उस पर और भी डिस्कशन करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने एक्सपोर्टर्स के हवाले से बात की और फैसलाबाद की अगर बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या एक्सपोर्टिंग के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी इन्वॉल्व है, बड़ी परसेंटेज है लोगों की जो कि या तो वहां पर काम करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, या तो फिर ओनर्स हैं, या किसी ना किसी तरह से पार्टनरशिप में एसोसिएटेड हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करना हो, चाहे वो डिफरेंट तरह की केमिकल डाई की इंडस्ट्री हो, यानी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैसलाबाद शहर के अंदर एक ही सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। इस सेक्टर को हमने इस पिछले 3 साल के पीरियड में बेहतर परफॉर्म करते हुए देखा है। तो क्या आगे चलते हुए अगर पीएमएलएन जीत जाती है तो क्या यही हमें देखने को मिलेगा एक्सपोर्टिंग के हवाले से और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से? पहली बात तो ये है कि आपने मुझसे सवाल पूछा था कि पीटीआई की गवर्नेंस कैसी है, डेवलपमेंट कैसी है, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के लिए क्या किया है। तो आपने वक्फा ले लिया और वक्फे के बाद आपने आपस में बात शुरू कर दी। मैं बहुत माजरत चाहती हूँ कि हमें वक्फा लेना पड़ा, अगर आप चाहते हैं पहले वहां से कंटिन्यू। नहीं, उसके बाद आपने फिर आपस में बात करनी शुरू कर दी, तो इसलिए जो मेरा टाइम था वो चला गया। हमारे शो का सारा वक्त अच्छा, आप बात यह है कि पहली बात तो होती है कि कोई भी अदारा हो, घर हो, मुल्क हो, उसको चलाने के लिए गवर्नेंस का बेहतर होना बहुत जरूरी होता है जी। अगर साथ साथ आईजी बदल जाएंगे सूबे के, साथ साथ चीफ सेक्रेटरी बदल जाएंगे जिन्होंने पूरे निज़ाम को चलाना होता है। ये पंजाब किसी भी सूबे के सबसे बड़े अफसर जो होते हैं ये 2 ही होते हैं ब्यूरोक्रेसी में, आईजी होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। बाकी डीसीओ को छोड़ें, जो डिप्टी कमिश्नर है वो तो 30 एक दिन में बदल रहे हैं। जब आपने 3 साल में 7 बदले तो इसका मतलब ये हुआ कि 4-5 महीने का आपने उनको टाइम दिया। एक सूबे का इंतज़ाम संभालने के लिए 4 महीने में क्या आदमी कर सकता है, क्या पॉलिसी बना सकता है। सबसे बड़ी नाकामी इनकी ये है, गवर्नेंस का इनका ये हाल है। दूसरी बात की कि इन्होंने अवाम की डेवलपमेंट क्या की है। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वक्त में आप सियालकोट से लेकर लाहौर चले जाएं, लाहौर से लेकर सखर तक उनने मोटरवे बनाया। इन सालों में लोड शेडिंग को ख़त्म किया, गैस का बहरान जो था उसको ख़त्म किया,
दहशतगर्दी का उनके दौर में खात्मा हुआ। पहले दौर में लाहौर से लेकर पेशावर तक, मानसेरा तक, सवात तक उन्होंने मोटरवे बनाए। तो उस वक्त ये कहते थे कि सड़कों पे पैसे लगाना ये पैसे का ज़या है। अब ये बताएं कि अगर अस्पताल जाने के लिए रास्ता नहीं होगा तो मरीज रास्ते में मरेंगे। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज यह है कि मवासलात की उसके निज़ाम, टेलीफोन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, जो रोड्स हैं ये बेहतर हों। उनके दौर में ये था। इन्होंने आज तक बता दें कि इन्होंने कौन सी बनाई है। नंबर 2, आप एजुकेशन में चले जाएं। ये कहते थे कि हमने ये सिलेबस लेकर आना है कि तमाम स्कूलों में एक से, आज तक बताएं इन्होंने क्या किया है। सरकारी स्कूलों का हाल बुरा है कि उन्होंने कितने फंड दिए, कितने अपग्रेड किए हैं, ये बता दें। और शहबाज शरीफ साहब ने जितने भी टीचर भर्ती किए थे, मैं पिछले 5 साल जब एक आदमी सिफारिश पे नहीं लगा। उन्होंने ऐसा बेहतरीन मेरिट बनाया था ताकि हर आदमी को जो काबिल हो उसको मुलाजमत मिले। ये मियाँ शहबाज साहब का कारनामा था। हेल्थ के मामले में दवाइयाँ ज़्यादा वफ़र मकदार में पड़ी होती थी। किसी मरीज़ को अस्पताल में सफाई का इंतजाम बेहतरीन था, दवाइयों का बेहतरीन था। आज चले जाएँ सिविल अस्पताल, चले जाएँ लाइट अस्पताल, जब आज लोग लाइनों में धक्के खा रहे हैं। ये इनकी गवर्नेंस है, इनकी गवर्नेंस और इनकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट आप फैसलाबाद में पिछले दौर में अंडर पासेस बने, जैसे भाई ने बताया, ओवर ब्रिज बने, रोड्स बनी। यहाँ पे आपका दफ्तर है, इसके सामने आप अंदाज़ा लगा लें कि कोई सोच सकता था कि इतना बड़ा ये सेटअप बनेगा, ये सिस्टम बनेगा, रोड का बेहतरीन, सीवरेज का दूसरा। तो इन्होंने आज तक जो फैसलाबाद में बड़ा मनसूबा शुरू किया उसका एक बता दें। खुड़िया वाला जड़ा रोड आदमी गुजर नहीं सकता। तो इन्होंने ना डेवलपमेंट की है मुल्क में, ना इन्होंने अवाम को रिलीफ दिया है। रिलीफ ये दिया है कि ये पहले बिजली के बिल फाड़ते थे, कहते थे कि अवाम ये इनके अखराजात जो हुकूमत में ज़्यादा हो रहे हैं उसका खर्चा अवाम पे क्यों पड़े, ठीक है, मैं बिल नहीं दूंगा। तो मुस्लिम लीग नून में जो बिल की कीमत थी, एक उन्होंने स्लैब ख़त्म की है, दूसरी बात यह है कि ये 4 दिन बाद में रीडिंग करते हैं ताकि हर आदमी 200 से ऊपर चले जाए। एक तो स्लैब का सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया, 200 पे ले आए। दूसरी बात यह है कि रीडिंग लेट करते हैं ताकि हर आदमी 300 यूनिट से ऊपर चले जाए। अगर 300 से आप नीचे, आपका यूनिट 298 यूनिट होंगे तो आपका बिल आएगा 3200-3400 रुपया। जब 301 हो जाएगा तो आपका बिल आएगा 5800 रुपया, 6000 रुपया। बिल्कुल ये कर रहे हैं। अब रहा मुस्लिम लीग नून का मसला, वो क्या करेगी। पहली बात तो यह है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है कि अल्लाह ताला बरकत डालता है उनके कामों में, डेवलपमेंट तेज होती है। अल्लाह ताला बेशक हर पॉलिटिकल पार्टी या जो भी पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, मैं तो यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी मदद करें और हमारी जो पूरी कौम है हम लोग प्रोग्रेस कर सकें और दुनिया के साथ मुकाबले पर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस बार सारा टाइम आपका होगा। बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले आज स्पेसिफिकली बात हो रही है PMLN के हवाले से, PTM के हवाले से। 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में PTM का जलसा होने वाला है और बहुत सारी तरीकों से ये पता चलेगा उस जलसे के थ्रू कि अवाम इस वक्त किसके साथ है। क्या करंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो कारकर्दगी है, अवाम उससे खुश है या फिर अवाम एक दफ़ा फिर अपना रुख, अपना सपोर्ट जो है वो डिफरेंट पार्टीज़ की तरफ लेकर जा रही है। लाजमी तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये जलसा पॉलिटिक्स के हवाले से, स्पेशली फैसलाबाद के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से। आप बात कर रहे थे और मैं चाहती हूँ कि आप इस दफ़ा जो आप कह रहे थे उसी से कंटिन्यू कर लें। तो मैं बात कर रहा है, आपने बात की थी कि मुस्लिम लीग नून क्या करेगी। इंशाअल्लाह ताला पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून यहाँ से ये छोड़कर काम गई है। मिसाल के तौर पर सखर तक हमने मोटरवे बनाया मुस्लिम लीग नून ने, जो सखर से लेकर हैदराबाद है उसको मुकम्मल करेगी, जो उसके दौर में शुरू हो गया था। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस, सबसे पहले तो गवर्नेंस को सही करना पड़ेगा। गवर्नेंस दुरुस्त हो गई। अब गवर्नेंस जब दुरुस्त होती है तो अफसरों में अतमाद पैदा होता है। अगर किसी अफसर को पता हो कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने 3 साल 4 साल यहाँ पे रहना है, तो मेरा ख्याल है वो बड़ी दिल लगी के साथ काम करता है। तो मियाँ शहबाज साहब की ये पॉलिसी हमेशा रही है कि उन्होंने अफसरों को बहुत सपोर्ट किया है।
बेशक सियासतदान नाराज हो जाए, लेकिन उन्होंने अफसरों को नाराज नहीं होने दिया। जिसने काम किया है उसको उन्होंने बहुत शाबाशी दी है। इसी वजह से मियाँ शहबाज साहब ने जो काम किए हैं, डेंगू का मसला आया, दुनिया हैरान रहेगी, उन्होंने ख़त्म करके दिखा दिया। मेट्रो का मसला आया तो मैं उस वक़्त वहाँ पे था जब उसका इफ्ताह हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम मौजूद हैं मेट्रो बनाने के। तुर्की का नायब वज़ीर आज़म आया था, तो उन्होंने कहा कि ये हमने 3 साल में बनाई और शहबाज साहब ने 11 महीने में मुकम्मल कर दी। ये थी उनकी काम करने की रफ्तार जो होता है। अच्छा, तो चाइना जिसने सी पैक शुरू किया था, हम उसको सबसे पहले मुकम्मल करेंगे जो जहाँ से इन्होंने छोड़ा है। अब 3 साल इन्होंने उस पर काम नहीं किया, अब खुद मानना शुरू हो गए हैं कि ये जो काम था ये सुस्त रवि का इस वक्त है, सुस्त रवि का ये शिकार हो गया है, क्योंकि इनकी तवज्जो गवर्नेंस की ना गवर्नेंस की तरह ना पाकिस्तान। ये मेरा तो ख्याल है ये मुल्क से कोई बदला लेने आए हैं। ये कहते थे कि हमारे पास 200 आदमियों की टीम है, तो अब इन्होंने वजीर खजाना लगाया शौकत तरीन को। वो किसका है? पीपल्स पार्टी के दौर में वजीर खजाना था। ये जो इन्होंने लाया हफीज शेख को, वो किसका वजीर खजाना था? पीपल्स पार्टी का था। इनकी 200 की टीम जो थी उसमें हमाद अजहर साहब थे, इनकी टीम में असद उमर साहब थे। 4 वजीर खजाना पाकिस्तान में अब तक बन चुके हैं। ये हाल है इनकी, इन्होंने मुल्क का क्या करना है। अब रही आपने बात की 16 के जलसे की, क्योंकि पीडीएम में जितनी जमातें हैं उनमें सबसे बड़ी जमात जो है वोटों के लिहाज से लोगों की पसंदीदा जमात जो है, मकबूल तरीन मुल्क की जमात है, जिसने पाकिस्तान में बहुत डिलीवर किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, वो सबसे बड़ी जमात है। जलसा हो रहा है फैसलाबाद में। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ठीक है। बड़ी जमात होने के नाते, मुस्लिम लीग का गढ़ होने के नाते फैसलाबाद, तो हमारी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मौलाना साजिद मीर साहब जो हैं वो शुरू से मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हैं। वो हमारे एतकादी भी हैं, मियाँ साहब का उनके साथ तल्लक भी बहुत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो जमात अहले हदीस है ये बड़ी मुनज़्ज़म जमात है। तादाद में कम होना और बात है, मुनज़्ज़म होना और बात है। तो हम इसको पीडीएम का जलसा नहीं समझते बल्कि मुस्लिम लीग नून का जलसा समझते हैं, और इसी हवाले से हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये जलसा लोगों की तवक्को से बढ़कर होगा। ये तमाम रिकॉर्ड पिछले इंशाअल्लाह ताला तोड़ देगा। दूसरी बात आपने की यहाँ पे पीटीआई और मुस्लिम लीग, आप वोट निकाल कर देख लें जो 2018 का इलेक्शन हुआ था। अगर आप टोटल वोट कैलकुलेट पूरे डिस्ट्रिक्ट के करें तो मुस्लिम लीग नून के वोट ज़्यादा थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे 3 एमएनए हैं उनके साथ हैं। ये वही हमारे साथ हुआ जैसे उन्होंने 6 लाख वोट लिया उधर, 6.5 लाख आज़ाद कश्मीर में, उनको 24-25 सीटें दे दी। हमारा 5.5 लाख था, हमें 5 दी, और पीपल्स पार्टी का वोट 3.5-4 लाख था, उनको 11 दे दी। वोटों के तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की अब भी सबसे बड़ी जमात है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अब अपनी कारकर्दगी की बिना पर ये जो लोगों ने इन्होंने जुल्म ढाए हैं, 145 से लेकर 150 रुपए घी का रेट था, अब 350 350 है। हमारी पाकिस्तान की 72 साल तारीख में रेट बना 150 रुपया, इन्होंने 3 साल में कर दिया उसको डबल से ज़्यादा। पूरे 5 साल मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में गंदम जो सी 1300 रुपये रेट था, 1200 रुपये में मिलती थी, और 35 रुपये किलो बनती है तकरीबन आटा मिलता था। आज 70 रुपये है। चक्की से लेने चल जाए वो 80 रुपये लेते हैं। क्या पीएमएलएन की पॉलिसी का सबसे बड़ा हिस्सा अवाम के लिए आसानियां होगा? क्योंकि अभी भी जिस तरह से हमने चाहे इकोनॉमी की बात की, चाहे हमने इन्फ्लेशन की जो महंगाई की हमने बात पाकिस्तान में अवाम की सब मुस्लिम लीग नून का शुरू से यही है कि ये जो अवाम है हर वो पॉलिसी बनाई जाए जिससे अवाम को रिलीफ मिले। वो पेट्रोल हो, वो खाने पीने की चीज़ें हों। आम आदमी जो पाकिस्तान की आबादी है, कहते हैं 40-45 साल गुर्बत की लकीर से नीचे है। अगर इतनी आबादी नीचे है तो उसके लिए तो उसका बुनियादी मसला तो यह है कि उसे खाने पीने की चीज़ें क्या मुनासिब रेट पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अभी बात हो रही थी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि एक्सपोर्ट ना हो, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, उसे मुल्क का ज़र मुबादला आता है।
लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ नहीं, ताकत नहीं देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? बिल्कुल। आप 2-3 यहाँ पर एक फीसद। कॉल ले लेते हैं, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, तो जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। हाँ जी, बताएं क्या पूछेंगी? मैं सर खालदा बीबी हाँ, फैसलाबाद से हो रही हाँ। मेरा खांद इफ्तिखार अहमद जाली पुलिस मुकाबले ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਅੰਬਰ ਦਰਾਜ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੈਂਡੋਵਰ ਸਾਹਿਬ मैंने एमपीए मैं ना रिक्वेस्ट करना चाहती हाँ कि मेरे खामन के कात अजे तक अरेस्ट नहीं हुए। पिछला इनक्वायरी हुई है केस की, हाई कोर्ट के आर्डर में FIR हुई है। राजत मुख्तियार साहब ने तफ्तीश की थी, उन्हें भी मेरे हक च की है। इस टाइम वो अपना कोर्स से चले गए तो RPO साहब इस्लामाबाद बदल के आए ने, उन्होंने भी मेरी कोई गल नहीं सुनी। CPO साहब ने भी मेरी कोई गल नहीं सुनी। लिहाजा राणा उमर दराज नूं थाना झुंबरा दे विच उहनूं ड्यूटी करदा पिया और राणा रघुवीर बाहर छुड़ गया। एक इहदे विच यासर जट आ, बिलाल मंसूर चीमा है, अजहर संधू आ, मोहम्मद वकास, जाहिद हलीम है। मेहरबानी है मेरे नाम। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और डेफिनेटली ये मैसेज आप तक पहुंचाना हमारा काम है। हमारे शो के थ्रू कहीं पर भी अगर इनजस्टिस होता है लाजमी तौर पे उसको हाईलाइट करना बहुत। डॉक्यूमेंट लेके MP फकीर हुसैन डोगर के ऑफिस में आ चलें जी, बिल्कुल। जैसे कि अब्दुल रहमान ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आप उनके ऑफिस में चले जाएं फकीर हुसैन डोगर के, और डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि इसको रिजॉल्व किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि प्रोग्राम का और इस सेगमेंट का हमारा जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में और अपने बहुत बिजी स्केड्यूल्स से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी हमारा ये जो नेक्स्ट सेगमेंट है स्पेशली, इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ी सी वाइब जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है आज की दुनिया में, और हमारी कोशिश होती है कि कुछ लाइट हार्टेड बात करें या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे और थोड़ी सी इंजॉयबल भी हो एट द सेम टाइम। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के बहुत ही ख़ास मेहमान जो हमारे साथ होंगे उनका इंट्रोडक्शन कराऊँ, थोड़ी सी बात खाने पे भी कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आई एम अ बिग फूडी और मुझे बहुत डिफरेंट तरह की कुजीन्स जो है ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप जब घर पर खाना पका रहे होते हैं तो हमेशा सवाल ये होता है कि किस कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाए। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट्स के हवाले से आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और कोविड-19 की दुनिया में जो एक लेसन हमने सीखा है वो यही है कि हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ओवरऑल आपकी जो ज़िंदगी है वो भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही अच्छी नहीं है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, तो आपकी ओवरऑल जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छी नहीं रह सकेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें और अपने आप को स्ट्रांग रखें, ना सिर्फ बाहर से बल्कि ऑल्सो फ्रॉम विद इन योर सेल्फ। इसीलिए गोल्डन कुकिंग ऑयल में जब भी किसी खाने को तैयार किया जाता है तो एक हाई बर्निंग पॉइंट होने की वजह से आपके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। तो आपके खाने में आप जो भी वेजीज इस्तेमाल करें, चाहे कोई डिफरेंट तरह के आप इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी है, तो ओवरऑल जब आपका खाना तैयार होगा तो उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स रहेंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप जब तक आपका खाना तैयार होता है तो उतने वक्त में जो न्यूट्रिशन है आपके खाने का वो सारा खत्म हो जाएगा। और आज की दुनिया में तो आपको पता है कि सोशल मीडिया पे स्पेशली पिक्चर्स भी लगानी होती हैं, और बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप ना सिर्फ बाहर से अच्छे दिखें बल्कि अंदर से भी आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग हो। और इसीलिए गोल्डन कुकिंग ऑयल में कोई भी खाने अगर आप बनाते हैं, और स्पेशली सर्दियां आ रही हैं तो कोई भी फ्राइड चीज़ें अगर आपका दिल कर रहा है, मेरा आजकल बहुत दिल कर रहा होता है कि शाम के वक्त कोई ना कोई मज़ेदार सी फ्राइड चीज़ मैं ज़रूर ट्राई करूँ, चाय का एक कप हो साथ, और हवा ठंडी हल्की चल रही होती है शाम के वक्त। रात को आजकल मौसम बहुत अच्छा होने लग गया, उस वक्त बाहर बैठ के सहन में मौसम भी इंजॉय करूँ, एक चाय का कप भी इंजॉय करूँ, और उसके साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल में तैयार किया हुआ कोई भी खाना जो है उसको भी जो है साथ खाते हुए स्नैक टाइम भी हो जाता है और मज़ा भी आ जाता है। तो ओवरऑल अगर बात करें गोल्डन कुकिंग ऑयल की, तो चाहे बेकिंग भी आजकल अगर आप कर रहे हैं, घर पर ट्राई कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेकिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बेकिंग में स्पेशली इंग्रेडिएंट्स बड़े ज़रूरी होते हैं कि उनकी जो अमाउंट है
वो कंसिस्टेंट हो और आप बड़ी अच्छी तरह से जो चीज़ जितनी डलनी चाहिए उतनी डालें, उसको एक्स्ट्रा ना कर दें। इसलिए गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करके आप खाने के अंदर अनड्यू या अनवांटेड टेस्ट नहीं ऐड करते हैं, बल्कि आपके खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू सिर्फ ज़्यादा हो जाती है और अच्छी तरह से आपका खाना बन भी जाता है। एयर फ्रायर के अंदर भी बहुत सारे लोग चीज़ें बनाना पसंद करते हैं, जिससे ये होता है कि आपको कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है और वक्त भी आपका थोड़ा सा बच जाता है। इसलिए भी बहुत सारे लोग एयर फ्रायर का इस्तेमाल करते हैं। और गोल्डन कुकिंग ऑयल ना सिर्फ कि आपका जो रेगुलर कुकिंग है स्टोव पे अगर आप कुछ बना रहे हैं उसके अंदर इस्तेमाल हो सकता है, बल्कि आप बेक कर रहे हैं, आप एयर फ्रायर में कोई चीज़ बना रहे हैं, हर तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बेस्ट चीज़ है। क्योंकि आजकल स्पेशली नई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं, हर कोई चाहता है कि वो नित नई रेसिपीज़ जो है वो चाहे ऑनलाइन निकालें, कहीं और से निकालें, उनको ट्राई करें। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल का ये लाजमी तौर पे फ़ायदा है कि ट्रेडिशनल कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और साथ ही साथ आपकी जो अनट्रेडिशनल और जदीद रेसिपीज़ का इस्तेमाल करते हुए कुकिंग है उसके लिए भी गोल्डन कुकिंग ऑयल को यूज़ किया जा सकता है। तो जी आगे बढ़ते हैं। खाने के हवाले से तो आपको पता है मैंने लाजमी थोड़ी सी बात करना तो बनती है लाजमी तौर पे, लेकिन अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज जो हम लोग आप लोगों की लाइफ को ओवरऑल आसान बनाने के लिए हमने जो गेस्ट इनवाइट किए हैं और जिस तरह की टिप्स और टेक्निक्स जो हैं आज हमारे शो में डिस्कस होंगी, उस हवाले से भी बात कर लेते हैं। पहले तो हमारी जो खास मेहमान है उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले करा देती हूँ। बुशरा मजहर हमारे साथ होंगी जो कि ब्यूटिशियन है। वेलकम करते हैं बुशरा आपको शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत प्यारी लग रही हैं आप सबसे पहले तो जी। और साथ ही साथ हमारे साथ टीना भी मौजूद होंगी जो कि मॉडल होंगी हमारी आज। और मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि आज क्या जो है हम लोग सेगमेंट किस हवाले से होगा हमारा। टीना आपको भी वेलकम करते हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और जब आई एम श्योर कि बुशरा हमें बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स और मेकअप किस तरह से किया जा सकता है और इस तरह की चीज़ें बताएंगी तो और भी जो है इन्हांस हो जाएगी आपकी ब्यूटी। और लाजमी तौर पे आज हमारी कोशिश होगी कि जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स स्पेशली कैमरा मेकअप के हवाले से होती हैं वो हम आप लोगों को ज़रूर कन्वे कर सकें। क्योंकि पहली चीज़ जो मैंने खुद सीखी थी वो यही थी कि एक ट्रेडिशनल मेकअप, एक यूजुअल जो आप कहीं डिनर पे जाने के लिए या अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं, और टीवी मेकअप में या कैमरा मेकअप में बड़ा डिफरेंस होता है। और सोशल मीडिया की दुनिया है तो सोशल मीडिया पे कौन नहीं चाहता, इवन अगर आप सोशल मीडिया यूज़र नहीं है तो तस्वीरें मेमोरीज होती हैं। हर कोई चाहता है कि यादगार तस्वीरें उनके पास, और कौन चाहता है कि वो तस्वीरों में अच्छा नहीं लगे। तो यही मसला आपका आज हमने आसान करना है और इसी वाले से आज हमारा ये सेगमेंट होगा। बुशरा, टीवी मेकअप में और एक रेगुलर मेकअप में डिफरेंस क्या होता है? टीवी मेकअप में और रेगुलर मेकअप में ये होता है कि वो स्पेशली हमें करना पड़ता है। जो टीवी मेकअप कंटोरिंग अच्छी देनी पड़ती है उसमें हमें, तो रेगुलर में थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ता है मेकअप, यानी कि उसमें कंटोरिंग वगैरह कम भी हो तो वो तब भी अच्छा लगता है। लेकिन टीवी मेकअप में फोकस क्या होता है, क्या एरियाज को फोकस किया? उसमें हमें जो एरियाज जो फोकस किए जाते हैं, जाहिर बात फेस मेन होता है। उसमें आप अपनी जो चीक्स होती हैं इसकी कंटोरिंग अच्छे से आप कर सकते हो। फेस की पहले तो हम अपना फेस देखेंगे ना, फिर उसी हिसाब से हम अपनी कंटोरिंग करते हैं। फोरहेड हो गया, चीक्स होगी, आपकी चिन होगी। मेन जो लेडीज का इश्यू होता है वो चिन का होता है, डबल चिन। हाँ जी, यही नॉर्मली है हमारा। क्या ये डबल चिन जो मिडनाइट स्नैकिंग होती है ये यूजुअली उसी की वजह से? जी बिल्कुल। तो इसको कवर करने के लिए मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, इवन क्योंकि आई थिंक कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, आपकी हमेशा फ्लॉज होते हैं। और मेकअप इज नॉट अ वे कि आप अपने नेचुरल फ्लॉज को छुपाओ, लेकिन टेम्परेरली ना नजर आए तो कोई उसमें नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, मैं वही तो कह रही थी। इसमें कंटोरिंग मेन जो होती है ना आपकी, वो कंटोरिंग होती है। तो अगर आप अपनी चिन को कंटोर कर रहे हैं तो कौन सा आपको फोकस करना चाहिए एरियाज पे? क्या ये जॉ लाइन सिर्फ फोकस होना चाहिए या इसके अलावा जो लोअर चिन है उसको भी हम फोकस करें? ये वही फिर आ जाता है कि आपका फेस कट इसमें काउंट करता है कि कैसा फेस कट है, हमने उसी हिसाब से उसको लेके चलना होता है। अच्छा, तो डिफरेंट फेस कट सब, जैसे कि अगर किसी का राउंड फेस है तो उसको किस तरह से, स्पेशली राउंड फेसेस पे जॉ लाइन विजिबल नहीं होती है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जो हमारा राउंड फेस हो बिल्कुल वही ना, वो सामने वो ज्यादा अच्छे से पता चल जाता है। अच्छा, हाँ। बिल्कुल डेफिनेटली। एंड क्योंकि करना जो होता है आई थिंक वो ज्यादा आसान होता है, स्पेशली ब्यूटिशियन के लिए। हमारे लिए तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन और एक और चीज जो कि मैं एक्चुअली ऐड करना बहुत जरूरी है, अगर आपके कोई भी सवाल हैं और आप चाहते हैं कि आप बुशरा से कोई स्पेसिफिक चीज़ें पूछना चाहते हैं मेकअप टेक्निक्स के हवाले से,
डिफरेंट तरह के मेकअप के हवाले से या इवन फोटोग्राफी मेकअप या टीवी मेकअप के हवाले से और इवन इन जनरल मेकअप के हवाले से, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे थ्रू आउट ये जो हमारा सेगमेंट है आ रहा होगा। आपने सिर्फ नंबर डायल करना है एंड डेफिनेटली आपकी जो भी सवाल हैं, जो भी चीज़ें और टेक्निक्स आप जानना चाहते हैं वो भी हम शो के अंदर ऐड कर लेंगे, तो लाजमी तौर पे आप कॉल कर सकते हैं। बुशरा, मैं खुद जब अपना मेकअप कर रही होती हूँ तो मेरी एक बहुत बड़ी कंसर्न रहती है अपने लिप्स के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे लिप्स थोड़े छोटे हैं, तो मुझे होता है कि मैं जो भी लिप कलर इस्तेमाल कर रही हूँ तो उससे थोड़े इन्हांस हो जाएं, प्रोमिनेंट हो जाएं। कौन से लिप कलर्स का यूज़ करके आप अपने लिप्स को इन्हांस कर सकते हैं? आप थोड़े से डार्क कलर यूज़ करें। अगर लिप्स छोटे हैं तो उसमें डार्क में ज़रा अच्छे आ जाते हैं, इसलिए बेशक कम भी वो नज़र आने चाहिए लिप्स आपके। हाँ, ये है कि आप थोड़े डार्क कलर यूज़ करें, और अगर थोड़े हो ब्राइट कलर या डार्क कलर? डार्क कलर जी, बिल्कुल जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टिप है कि डार्क कलर्स का यूज किया जाए। मुझे लगता था ब्राइट कलर्स का, तो दैट इज इनकरेक्ट और आपको डार्क कलर्स का इनफैक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। बुशरा, अगर आप क्योंकि आज हम टीना के ऊपर एक मेकअप लुक भी आप हमें करके दिखाएंगे, थोड़ा सा मेकअप लुक के हवाले से भी बता दें और आप मेकअप स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स ज़बानी शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं सीख सकते, वो मैं देखकर सीख लूं कि किस तरह से करना है। नेक्स्ट टाइम मैं अपनी मेकअप लुक में उन चीज़ों को ज़रूर ऐड करूं, तो आप जल्दी से स्टार्ट करें। चलिए। और किस तरह का मेकअप आज होगा? आज इनका मॉडल मेकअप होगा टीना का। मॉडल मेकअप जो फोटोग्राफी के लिए और डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर यूज किया जाता है, उस तरह का मेकअप। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और आपको पता है कि मॉडल मेकअप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, किसी भी मॉडल की लुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि इतनी सटल हो कि वो अगर स्पेशली अगर मेकअप कंपेन नहीं है और किसी भी ब्रांड की कंपेन है और कोई कपड़ों के ब्रांड की कंपेन है या शू कंपेन है, तो मेकअप आपका टेक ओवर ना कर ले सारी फोटोग्राफ को या सारी जो आपका पेज ओवर है या जिस तरह से भी आप अपनी कंपेन को लेकर चलेंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो सटल भी हो लेकिन मॉडल के जो नेचुरल फीचर्स हैं उसको वो इन्हांस भी कर दें। दैट्स एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टीना ने वाइट कलर जो है वो पहना हुआ है, तो बुशरा आप मैच करेंगी उसके साथ जो भी मेकअप लुक होगी। आज हम जी मिस टीना को स्मोकी मेकअप देंगे। अच्छा, ब्लैक यानी कि ब्लैक, कितना ब्लैक आप यूज करेंगे? क्योंकि मुझे ब्लैक कलर आजकल जो ज्यादा अच्छा है सॉफ्ट लिपस्टिक के साथ लाइनर ब्लैक। सही, ठीक है, वो मेकअप ज्यादा अच्छा लग रहा है। सही। और कंटोर जो है वो कितना कंटोरिंग पे फोकस रहेगा आपका? कंटोरिंग पे इसका फेस तकरीबन ठीक है, कम कंटोरिंग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर नेचुरली डेफिनेटली कुछ लोगों के फीचर्स और जो जॉ लाइन है या चीक बोन्स जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी प्रोमिनेंट होती हैं, तो कई दफ़ा मेकअप आर्टिस्ट ये चीज़ ज़रूर करते हैं कि वो अवॉइड करते हैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करना, क्योंकि फिर वो बड़ी ब्राउनिश सी लुक जो है वो आना शुरू हो जाती है। हाईलाइटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और आई कैन डेफिनेटली नॉट वेट कि ये जो लुक है वो किस तरह से टर्न आउट करती है। और डेफिनेटली कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हम जब बुशरा मेकअप करना स्टार्ट कर देंगी तो हम देखकर भी रियलाइज कर सकेंगे कि किस तरह से आप उनको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बात को सुनना थ्योरी में और उसको प्रैक्टिकली देखना बड़ी दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और हर कोई चाहता है कि उनका मेकअप जो है वो फ्लॉलेस हो और फ्लॉलेस स्किन जो है मेकअप में वो आपको मिल सके। तो बुशरा किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले क्या आप पहले सबसे हम इनकी बेस लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर कंटोरिंग करेंगे। और बेस पे बड़ा जरूरी होता है कि प्राइमर या अंडरलाइन जो स्किन केयर है वो प्रॉपर हो, प्रेपरेशन प्रॉपर हो फाउंडेशन से पहले। बिल्कुल, ये चीजें जरूरी हैं हमारी। सही। तो क्या चीजें हैं जो कि आपका फोकस होंगी? प्राइमर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल जी, आप इस साइड पे आ जाएं, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से आप मेकअप को अप्लाई करें, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत बेताब है और मैं भी बहुत बेताब हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेकअप सीखने में भी आपको टाइम लग जाता है, तो मेकअप इज़ नॉट समथिंग जो कि आपको ओवरनाइट आ जाएगा। आपको करते रहना पड़ता है इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि मेकअप करना पसंद करते हैं, क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट अगर आप मेकअप ना भी करते हो। अगर आप थोड़ा सा लिप कलर लगा लें, या आजकल टिंट बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है डिफरेंट तरह से, और टिंट नेचुरल भी बहुत लगता है। अगर हम बात करें अर्ली 2000 की,
तो उसमें लाजमी तौर पे मेकअप बड़ा प्रोमिनेंट होता था और आजकल सटल मेकअप का ट्रेंड आता जा रहा है, इसलिए बुशरा भी आज जो लुक क्रिएट करेंगी वो बड़ी सटल सी होगी एंड डेफिनेटली जो चीज़ें आजकल ट्रेंड कर रही हैं वो उसके अंदर ज़्यादा यूज़ की जाएंगी ताकि आप लोग भी सीख सके और साथ ही साथ मैं भी लाजमी तौर पे सीखूंगी आज कि किस तरह की ये लुक क्रिएट होगी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफा फिर सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं आपको। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है कि आज स्पेसिफिकली हमारे शो में हमें ज्वाइन कर रही हैं ब्यूटिशियन बुशरा मजहर और साथ ही साथ मॉडल हैं टीना, जिनके ऊपर एक मेकअप लुक क्रिएट की जाएगी। आप ये लुक बड़ी आसानी से घर में भी रिक्रिएट कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए साथ साथ मैं बताती भी जाऊंगी कि क्या चीज़ जो है वो की जा रही है। एंड डेफिनेटली अगर आपके कोई भी सवाल हैं, कोई भी टेक्निक्स आप सीखना चाहते हैं या स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चंस है जो कि आप बुशरा से पूछना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल जो है वो शो में ऐड करवा सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो हमारा सवाल होता है या जो हम सोच रहे होते हैं, यूजुअली बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो कि वही चीज़ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी डेली रूटीन में आसानियां पैदा कर सकती हैं, वो लाजमी तौर पे हमारे शो का हिस्सा हो और आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको हम आसान बना सकें। तो चूँकि बुशरा मेकअप लुक ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं, आज की मेकअप लुक बहुत ही सटल होगी, बहुत उसमें किसी भी तरह का ओवर कुछ भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि आजकल सटल जो है वो ट्रेंड कर रहा है एंड कंटूर पर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बिकॉज टीना की जो जॉ लाइन्स हैं और जो चीक बोन्स है वो ऑलरेडी काफ़ी प्रोमिनेंट है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको इन्हांस करने की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। यही बात बुशरा ने ब्रेक में जाने से पहले भी कही थी। अभी मैं देख रही हूँ कि वो फाउंडेशन जो है फेस पाउडर थोड़ा सा अप्लाई कर रही हैं, जो कि ऑफकोर्स बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी जो बेस है, आपकी जो फाउंडेशन है, जो स्किन है वो परफेक्ट हो, जिसके ऊपर आप मेकअप किसी भी तरह का अगर करेंगे, जो भी आप अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से अप्लाई हो जाएगा। जहाँ पे अगर आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर्ली कवर्ड नहीं है, आपने मॉइस्चराइज़र सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया या प्राइमर आपने सही तरह से नहीं लगाया, तो उतना ही मुश्किल होता है उसके ऊपर कुछ भी अप्लाई करना डेफिनेटली। एंड इट्स वेरी वेरी एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि आप सबसे पहले स्किन पर फोकस करें। आपका सबसे पहला फोकस अंडरलाइन जो आपकी स्किन की प्रेपरेशन है उस पर होना चाहिए, जिसके बाद आप उसके ऊपर बिल्ड कर सकेंगे काफ़ी आसानी के साथ। सटल मेकअप में कलर चॉइसेस बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप डिफ़िकल्ट कलर्स का इस्तेमाल करते हो एक सटल लुक किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर आप लाइट कलर्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप मेकअप लुक जो है वो सटल क्रिएट कर सके। लेकिन क्योंकि आज बुशरा स्पेसिफिकली स्मोकी आई के साथ एक लुक जो है वो क्रिएट करेंगी और लिप कलर जो होगा वो काफ़ी 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 लाइट इस्तेमाल करेंगी ताकि ओवरऑल जो मेकअप लुक है वो काफ़ी सटल हो। स्मोकी आई इज़ समथिंग जो कि मैंने बहुत अरसे से सीखना चाहिए, लेकिन मैं पर्सनली उसको कभी भी सही तरह से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लैक जैसे ही आप ऐड करते हो किसी भी कलर के अंदर या कोई भी आप आई शेडो अगर ऑलरेडी लगा चुके हैं, बहुत मुश्किल होता है ब्लैक के साथ स्पेशली काम करना। इसलिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग कि किस तरह से आप ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं एक सटल लुक के अंदर। हमने 2000 में स्पेशली जो देखा है कि बड़ी मेकअप लुक जो होती थी बड़ी प्रोमिनेंट हुआ करती थी, जब नई नई लाइनर और साथ ही साथ स्मोकी आई लुक बहुत पॉपुलर हुई थी 2000 से लेकर 2010 का जो पीरियड था, स्पेशली उस पीरियड के अंदर तो ये एमओ लुक एक तरह की काफ़ी ट्रेंड कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम 2010 से अगर हम आगे देखें तो हमने मेकअप को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है, जहाँ पर एक वक्त पर इट वाज ऑल अबाउट यूजिंग द ब्राइटेस्ट कलर्स एंड यूजिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर्स। अब वहीं पे सटल लुक्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इवन आई थिंक द बेस्ट टेक्निक इज़ कि जहाँ पर आप कोई भी डिफ़िकल्ट कलर्स का भी यूज़ करें, लेकिन फिर भी मेकअप को आप इतना इन्हांस ना होने दें। स्पेशली कैंपेन्स के हवाले से अगर बात करें, आप देख सकते हैं कि बुशरा अभी कंटूर कर रही हैं एंड जिस तरह से मैं पिछली ब्रेक में भी पूछ रही थी बुशरा से कि कंटूरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या एरियाज होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इवन दो टीना के जॉ लाइन इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी इन्हांस्ड,
जब उसके ऊपर ब्रॉन्जर का इस्तेमाल किया गया है और उसको सही तरह से कंट्रोल किया गया है तो वो और ज़्यादा इन्हांस हो गया। ज़्यादा फोकस बुशरा का अंडर चिन और साथ ही साथ जॉ लाइन के ऊपर रहा है और बहुत कम जो है वो आपको फेस के ऊपर एक्चुअली जाता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि आप कंट्रोल करें लेकिन इतना ज़्यादा कंट्रोल ना कर दें कि आपकी मेकअप लुक में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ही वो चीज़ हो जाए। बुशरा कंटूरिंग में स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लश और कंटूर प्रॉपरली किया जाए। तो कौन सा एरिया है चीक बोन पे जहां पर आप ब्लश लगाएंगी और कंटूर किस तरह से आपने बैलेंस किया है? कंटूर बिल्कुल, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इन दोनों चीजों को साथ साथ लेके चला जा सके। और मुझे नजर आ रहा है कि बुशरा का सारा फोकस जो है वो इस टाइम अपनी मेकअप लुक क्रिएट करने में है। एक टिश्यू भी चाहिए और बुशरा को टिश्यू भी चाहिए, तो प्लीज अगर कोई बुशरा को टिश्यू जो है वो दे दें जल्दी से तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल होते हैं ना अपने काम में और पैशनेट होते हैं आप अपने काम के बारे में, तो आपको होता है कि आपका हर बार जो एफर्ट हो, जो आप हर दिन कोई ना कोई काम कर रहे हो, उसमें परफेक्शन आप लेकर आए, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मुझे नजर आ रहा है बुशरा की मेकअप लुक के अंदर भी, और जिस तरह से वो एफर्ट पुट इन कर रही है कि हाउ पैशनेट शी इज एब्सोल्युटली अबाउट व्हाट शी डज। एंड किसी भी चीज़ में लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पैशन, कमिटमेंट और एफर्ट बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रगल तो हर चीज़ में होती है, लेकिन आपने यही देखना होता है कि आपका पैशन अगर किसी चीज़ के अंदर है, आप किसी चीज़ में एक्सेल करते हैं, तो आपने उसको छोड़ना नहीं होता है और आपने अपना एफर्ट जो है कॉन्टीन्यूसली उस चीज़ के अंदर पुट करते रहना होता है। एंड स्पेशली कुछ लोग हैं वो मेकअप के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो चाहे वो आपकी लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ इवेंट्स इस तरह के होते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मेकअप करना पसंद करते हैं। और इसी के लिए हमारी आज कोशिश रही है कि आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें, जिसके थ्रू आप ओवरऑल अपना जो मेकअप को जिस तरह से भी आप करना पसंद करते हैं इवेंट्स के ऊपर या फैमिली डिनर्स पर, तो वो आपके लिए आसान हो जाए। और ब्लश टेक्निक और कंटूर जो है वो साथ ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है टू बैलेंस इट द राइट वे। एंड आप देख सकते हैं कि बुशरा ने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है। एंड आई कैन सी कि उन्होंने ईयर से लेकर साथ ही साथ लिप तक कंटूर का जो डायगोनल उन्होंने क्रिएट किया है, जिसके बाद उन्होंने ब्लश भी अप्लाई किया। डिपेंडिंग ऑन द फेस शेप आई थिंक ये चीज़ डिफर कर सकती है। अगर आपका फेस शेप राउंड है तो डेफिनेटली इट वुड बी अ बिट मोर डिफरेंट। और हमारी ये जो मेकअप लुक है वो कंटिन्यू रहेगी, जिससे आप सीखते रहेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, तो जो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जबरदस्त शो लेकर आती हैं। थैंक यू सो मच। पार्टी मेकअप पर बात हो रही है। जी जी, मैं ये पूछना था, जैसे ये पफी आईज होती हैं, इन पर बड़ा मुश्किल होता है मेकअप करना। बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बताइए कि कोई अच्छी सी कोई तुम बताएंगे किस तरह से की जाए। मेरी पफी आईज है तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है और लगता है किया हुआ ही नहीं है मेकअप। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बुशरा डेफिनेटली आई कैन सी के बहुत बिजी हैं अपनी मेकअप लुक के साथ। बुशरा, पफी आईज के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि अगर आपकी डबल लिड है आए तो किस तरह से उसको लाइनर या क्या कर सकते हैं उसको इन्हांस करने के लिए? आप जो लाइनर यूज़ करते हैं उसको ब्लेंडिंग के साथ करें, इसलिए कि पफी आइज का यही होता है कि वो जितना मर्जी मेकअप कर ले वो नजर ही नहीं आता। हाँ, किया हुआ। तो आपको ब्लेंड ज्यादा करना है। ब्लेंडिंग आप ज्यादा करें तो और लाइनर शेप कोई स्पेसिफिक? उसके लिए लाइनर का जो होता है वो आप ब्लेंडिंग में करें, ऊपर और नीचे आइज के अच्छे से कर दें, तो वो आइज जो है वो आपकी ज्यादा अच्छी लगेगी। और बुशरा, एक और भी वाइट लाइनर आजकल बड़ा इस्तेमाल किया जाता है आंखों को बड़ा दिखाने के लिए, क्या वो भी एक ट्रिक इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है, जैसे वो उसके साथ आइज ज्यादा अच्छी लगती हैं, हाईलाइट्स होती हैं, यानी कि अच्छी लगती हैं ज्यादा आइज। बिल्कुल बहुत अच्छी लगती हैं। और क्या आज आप टीना का जो मेकअप करिए उसमें कलर्स क्या आप आंख के ऊपर यूज करें? हम लोग बिल्कुल सॉफ्ट वाइट हम लोग करेंगे, इस पे सिल्वर कलर यूज करेंगे और साथ में ब्लैक लाइनर के साथ इसका साथ। अच्छा, ब्लैक को आप कैसे बैलेंस करेंगे? ब्लैक को अभी आप देखिए लास्ट में अप्लाई करेंगी? नहीं, अभी साथ साथ चलेगा ब्लैक।
अच्छा, यानी कि साथ ही और लेकिन ब्लैक को मर्ज करना बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता दूसरे थोड़ा कलर्स टफ के होता है, लेकिन जाहिर बात है माशाल्लाह से हमें अब कोई टेंशन नहीं होती इस चीज़ की ना। साथ? अच्छा, और कितने साल से आप जो है मेकअप का मुझे शौक माशाल्लाह से 10 साल हो गए। 10 साल? जी। अरे, और नजर आता है डेफिनेटली, देख के पता चलता है जी कि एक्सपर्टीज है बुशरा की। एंड मैं देख रही हूँ कि उन्होंने बड़ी जल्दी सारी लुक जो है वो कंप्लीट ऑलमोस्ट होने वाली है। उन्होंने जो ब्लश कॉन्टोर जो है वो ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है, आई मेकअप ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया, और अंडरलाइन कलर जो उन्होंने यूज किया इट्स अ बिट स्किन टोन में है, लेकिन थोड़ा सा शिमरी आपको नजर आ रहा होगा कि शिमरी कलर जो है एज अ बेस यूज की है। उसके अलावा ब्लश भी अप्लाई हो चुका है, कंटूर भी हो चुका है, और जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि ब्लश डिफरेंट फेस शेप्स के लिए डिफरेंट तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर आपका फेस जो है आपको लग रहा है थोड़ा सा सैग कर रहा है, या आपकी चीक बोन्स जो हैं थोड़ी सी लो हैं, तो डेफिनेटली आपका जो एंगल होगा अप्लाई करने का ब्लश और कंटूर वो भी थोड़ा सा लो होगा। लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फेस शेप क्या है ये डिफर कर सकता है कि आप किस तरह से अपने ब्लश को अप्लाई करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही एक तरह से यंग लुक आए और फ्रेश लुक आए, तो उसमें ये भी आजकल ट्रेंड कर रहा है कि आप अपने स्ट्रेट फॉरवर्डली थोड़ा हाई अपनी चीक से, यानी कि चीक से थोड़ा सा ऊपर करके आप ब्लश को अप्लाई करें, जिससे थोड़ा सा आसान हो जाता है और आपका फेस थोड़ा लिफ्टेड नजर आता है। यानी कि देयर इज अ क्लियर डिफरेंस इन कि आप किस तरह से अपने ब्लश को अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे ये जो लुक है ये कंटिन्यू रहेगी, साथ ही साथ बुशरा से बातें भी करते रहेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देते रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जी आज हमारे स्टूडियो में स्पेशली मेकअप लुक जो है वो की जा रही है, जहाँ पर बुशरा मजहर हमारे साथ हैं, ब्यूटिशियन हैं, टीना हमारे साथ हैं जो कि मॉडल हैं, और बहुत ही खूबसूरती से बुशरा ने एक स्मोकी आई क्रिएट की है, और स्पेसिफिकली एक सटल लुक है जो कि आप लोग डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई आपके इवेंट्स हैं, कोई सेलिब्रेशंस हैं, वहाँ पर भी आप ये लुक जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो एक बहुत ही प्यारी सी सटल सी लुक है जो कि आजकल ट्रेंड भी कर रही है, एंड फोकस इस चीज़ पे किया गया है कि फोटोग्राफी के लिए या फिर स्पेसिफिकली जो टीवी के लिए मेकअप किया जाता है उस तरह की लुक हो, क्योंकि टीवी मेकअप एंड रेगुलर मेकअप आर वेरी डिफरेंट। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, दोनों में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, एंड उसी चीज़ का ख्याल करते हुए ये मेकअप लुक की है बुशरा ने। और अभी बुशरा जो है स्मज कर रही हैं लाइनर को, जो कि एक टेक्निक है बड़ी रिसेंटली जो ट्रेंड कर रही है, और मैंने भी बड़ी रिसेंटली इसको एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ। लेकिन ऑफकोर्स इसको सही तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, जो कि डेफिनेटली मेरे पास नहीं है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो कि आप शो में ऐड करना चाहते हैं, या बुशरा से कोई भी स्पेसिफिक आप सवाल पूछना चाहते हैं पार्टी मेकअप के हवाले से, ओवरऑल मेकअप लुक्स के हवाले से, टीवी मेकअप के हवाले से, तो आप लोग कॉल कर सकते हैं उस नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और अपना सवाल जो है शो में ऐड करवा सकते हैं। और मस्कारा जो है बुशरा अब अप्लाई करने लगी हैं, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद हम कोट करेंगे मस्कारा का। बुशरा कोट होगा 1-2 या सिर्फ एक ही बारी में आपकी कोशिश होगी कि हो जाए? नहीं, 1-2 बार। 2 बार, क्योंकि ऑफ कोर्स इनहांस हो जाता है अगर आप मस्कारा जो है, और ड्राई होने देना बड़ा जरूरी होता है। बेशक सॉफ्ट भी होना, लाइनर और मस्कारा अच्छा ऐसा हो तो फिर ज़्यादा अच्छी लगती है आईज। बिल्कुल, एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास वक्त बड़ा कम होता है और वो यूजुअली टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं मेकअप के हवाले से, उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप जो है बुशरा ने दी है कि अगर आपने ओवरऑल अपनी आंखों पर ज़्यादा कुछ नहीं भी अप्लाई किया है तो आप लाइनर अच्छा लगा लें, साथ आप मस्कारा जो है ज़्यादा यूज़ कर लें, यानी कि 2 कोट्स फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर लें, तो उससे आपकी आंखों का जो ओवरऑल लुक है वो इन्हांस हो जाएगा, और ये चीज़ कवर अप हो जाएगी कि आपके पास टाइम नहीं था या आप लेट हो रहे थे और जल्दी में जो है आप ज़्यादा डिटेल से मेकअप जो है वो नहीं कर पाए। और जो बुशरा ने मेकअप लुक क्रिएट किया है ये एक्चुअली में इट्स वेरी ईजी एंड वेरी सिंपल एज वेल। अगर आप लोग घर पर इसको ट्राई करते हैं तो आप जल्दी रेडी हो पाएंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्मजिंग
बहुत टेक्निक है और आपको एक्सपर्टीज चाहिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो एक्सपर्टीज डेफिनेटली हमारे पास तो नहीं होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर मेकअप लुक को देखा जाए तो आप लोग इसको घर पर ट्राई कर सकेंगे। और स्पेशली क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आसानी से टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू आप लोग भी कर सकेंगे। बुशरा, यू मेड इट लुक सो इजी, आपने इतनी जल्दी जल्दी ये लुक जो है वो क्रिएट कर दिया। मुझे हो रहा है कि क्या अगर मैं भी ये लुक ट्राई करूंगी तो पता नहीं इतनी जल्दी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। नहीं हो सकेगी, क्यों नहीं हो सकेगी, हो सकेगी। और मतलब और मुझे अब नजर आ रहा है क्योंकि अब मैं करीब से जरा देख रही हूँ तो जो ब्लश भी आपने अप्लाई किया है इतनी नीटली और खूबसूरती से अप्लाई किया हुआ है, बहुत ही सटल लुक है। दैट इज एब्सोल्युटली द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। बुशरा, हमारे पास वक्त जो है वो कम रह गया है, तो अगर जल्दी से हम इस मेकअप लुक को कंप्लीट कर दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस फिनिश्ड लुक देखे बगैर जो है वो अपने जो भी वो काम कर रहे थे शो से पहले उसकी तरफ वापस जाएं, तो इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि वो फिनिश्ड मेकअप लुक लाजमी तौर पे जो है वो देख सकें। एंड लैशेस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं, इवन तो पर्सनली मैंने लैशेस यूज़ नहीं की कभी, बट आज ये लुक में जो लैशेस जिस तरह से यूज़ की गई हैं और जिस तरह से वो हाईलाइट कर रही हैं आंखों को, और बड़ा ज़रूरी है आजकल, मतलब आपकी मेकअप लुक का कोई ना कोई एक प्रोमिनेंट पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। एंड स्पेशली आजकल ट्रेंड कर रहा है कि आंखें आपकी जो है वो ज़्यादा विजिबल हों, ज़्यादा प्रोमिनेंटली वो नज़र आ रही हों। तो आज की हमारी मेकअप लुक में आंखों पर फोकस किया गया है। एंड बुशरा ने ऑल्सो आंखों के नीचे, अगर आप देख सकते हैं तो लाइनर का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ओवरऑल आंखें बड़ी लग रही हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। कंटूर के हवाले से बात करें, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी कि कान से लेकर लिप तक डायरेक्शन किया गया है, विच इज़ एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपकी चीक बोन्स जो हैं ओवरऑल आपकी लिफ्टेड आपकी फेस की शेप आएगी। साथ ही साथ कंटूर के हवाले से जो कि जॉ लाइन पर किया गया है वो भी यहाँ पर ज़्यादा किया गया है, यानी कि जो आपकी एक्सटेंडेड लाइन है जो बिल्कुल कान के साथ है वहाँ पर ज़्यादा अप्लाई किया है बुशरा ने, और उसके बाद वो बिल्कुल सटल आपके नीचे चला गया है चिन के, और ऊपर आपके फेस के ऊपर वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर किसी भी तरह की मेकअप लुक ट्राई कर रहे हैं तो उसमें आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप ब्रॉन्जी लग रहे हो या ब्राउन कलर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही नज़ाकत से बुशरा ने अप्लाई किया है। आईब्रोज भी आप देख सकते हैं, एट द मोमेंट वो आईब्रोज कर रही हैं। आईब्रोज को बहुत ज़्यादा इन्हांस करने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि आपको पता है आईब्रोज ऑलरेडी टीना की आई थिंक काफ़ी थिक थी, थिक आईब्रोज डेफिनेटली इन है, लेकिन यही कोशिश होती है कि बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, तो बड़ा सटल उन्होंने और थोड़ा सा उनको ब्लैकिश किया, उसके अलावा ज़्यादा जो है आईब्रोज के ऊपर नहीं इफेक्ट किया गया। बुशरा, अगर एक दफ़ा हम मॉडल को खड़ा कर कर कंप्लीट फिनिश्ड लुक जो है दिखा दें, और आप क्योंकि देख सकते हैं कि वाइट ड्रेस है जो कि पहना हुआ है टीना ने, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मेकअप उसके साथ जाता है एंड बड़ी सटल सी लुक है। टीना, आप एक दफ़ा खड़े होकर ना कंप्लीट लुक जो है हमारी ऑडियंस को दिखा दें। और फिनिशिंग टचेस एब्सोल्युटली हाइलाइटर जो है मुझे नज़र आ रहे हैं, अगर टीना आप खड़ी हो जाएं जल्दी से। बहुत अच्छी लग रही हैं, डेफिनेटली अ लुक जो कि आप घर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और करनी भी आपको बल्कि चाहिए। तो आपका जो भी नेक्स्ट डिनर है, जो भी नेक्स्ट इवेंट है, उस पर आप ये लुक एग्जीक्यूट कर सकते हैं वाइट कलर के साथ, जो कि आपको पता है आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है। वाइट इज एब्सोल्युटली द कलर ऑफ द सीजन दिस ईयर, तो आप वाइट कलर के साथ इस मेकअप को कंबाइन कर सकते हैं और डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपर्टीज आप इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप देखें लैशेस हो गई, आंखें हो गई, आंखें प्रोमिनेंट हो रही हैं इस मेकअप लुक के अंदर। बुशरा, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारे ऑडियंस को क्या टिप्स या क्या जो इस मेकअप लुक के हवाले से क्या चीज़ें हैं, अगर वो रिक्रिएट करें घर पे, क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अभी ये मैंने वाकई बहुत इजी मेकअप किया है कि ताकि आराम से लोग भी कर सकते इस मेकअप को। लाइनर को हमने हाईलाइट किया है, ठीक है, लिपस्टिक बिल्कुल सॉफ्ट है हमारी, और लग भी स्पेशल रहा है ये मेकअप, और हो भी जल्दी जाता है ये। बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी एक फीचर पे ज़्यादा फोकस करें। जी जी। तो आंखों के हवाले से ये जो नीचे आईज और ब्लश हमने इसको ज़्यादा हाईलाइट किया है, लिप्स हमने अपने बिल्कुल म्यूट रखे हैं।
सही सही एंड इट एब्सोल्युटली लुक्स अमेजिंग। और लिप कलर के हवाले से भी बताएगा, आपने एक ही लिप कलर है जो यूज़ किया है और ये पीच टोन में है। बिल्कुल, इसलिए कि आईज हमारी थोड़ी ब्लैकिश में जा रही है ना, अगर लिप्स कलर भी हम डार्क करेंगे वो बिल्कुल ही एकदम से लगेगा ऐसे मेकअप। अच्छा जी, बहुत बहुत अमेजिंग सी मेकअप लुक जो है वो क्रिएट की गई है एंड आप देख सकते हैं कि टीना लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। और अगर आप ये मेकअप लुक घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। स्टेप टू स्टेप जो है आप हमारे शो में आपने देखा है कि हमने दिखाया आप लोगों को, तो बहुत इजी मेकअप लुक है, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा हमें ज्वाइन करने का, साथ ही साथ टीना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। तो जी यहाँ पर आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दें, आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।